नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाए बिहार की राजनीति की। कल पप्पू यादव राबड़ी निवास पर जाकर के लल्लू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बाहर आकर उन्होंने कहा कि लालू पिता तुल्य हैं, सम्मानवश उनसे मिलने आया हूं, यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं हुई और आदि आदि जो राजनेता इन अवसरों पे कहा करते हैं, पप्पू यादव ने भी वही कहा। जबकि वास्तविकता ये है कि वो पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो सीमांत क्षेत्र है बिहार का, वहां पे पप्पू यादव की ठीक ठाक पकड़ है। इतनी पकड़ नहीं है कि वो अपना सीट भी निकाल पाए, लेकिन पकड़ है। वो 1-8 लाख वोट तक पा जाते हैं और वो लगातार चुनाव हारते भी रहे हैं। लेकिन राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। इसी उम्मीद में कल वो लालू जी से मिलने गए। लेकिन जो फोटो वहां से समाचार माध्यमों में आज छपी है, इस मुलाकात की फोटो, उस फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे पप्पू यादव अपने आवास में बैठे हुए हों और लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए आए हों। वो पूरा पैर फैला के, बिहारी में जो कहा जाता है, पसर के बैठे हुए हैं। और इसी के विपरीत जो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव, वो जरा संभल कर सावधान मुद्रा में बैठे हुए हों। और फोटो हमेशा ही बहुत कुछ कहता है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जो 1000 शब्द नहीं बयां कर पाता वो एक फोटो बयां कर देता है। अब पता नहीं इस फोटो से क्या बयां हो रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति जो है वो, जिसको कहते हैं कि एक संक्रमण काल से गुजर रही है। अभी किसी के पास भी, जो दो पक्ष है, महागठबंधन है और एनडीए है, विधानसभा के चुनाव में दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और ये आप मान करके चलिए कि बिहार में, या बिहार ने पूरे देश की राजनीति में कहीं भी अब विचारधारा की लड़ाई नहीं रही है। ये लड़ाई है वर्चस्व की, कौन किस पर कितना हावी होगा। लोकसभा के चुनाव में दोस्तों स्पष्ट है कि एनडीए के पास में एक बढ़त है, एक एज है, और इसी को काटने के लिए महागठबंधन जितने तरह से राजनीतिक तिक्रम की जा सकती है वो सारे तिक्रम को आजमाने की कोशिश कर रही है इस चुनाव में। अगर पप्पू यादव को अपने साथ में नहीं लाती है आरजेडी, तो कम से कम वो जहां जहां अपना उम्मीदवार देगा, इनके 50,000 लाख वोट तक तो वो काट ही लेगा। और अब स्थिति ये हो गई है कि यादव वोट, आज से 1-1.5 दशक पहले तक लालू यादव के पीछे जिस प्रकार से गोलबंद हुआ करता था, अब वो स्थिति नहीं है। यादव समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पढ़ लिख करके बहुत ही अच्छे स्तर पे नौकरी में, व्यवसाय में, सब में पहुंच चुका है। और वो वर्ग लालू यादव और उनकी परिवारवादी राजनीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और ये दोस्तों मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे एक मजबूत आंकड़ा है। जो अभी इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, वहां पर जो यादव मतदाता हैं उनमें से ये सही है कि अधिकांश जो आरजेडी को वोट किया, लेकिन 27% यादवों ने, फिर से कह रहा हूं दोस्तों, 27% यादवों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया था। और ये यादवों के वोट में जो बिखराव हो रहा है उसका एक और उदाहरण है। अगर यादवों के वोट में बिखराव न हो और नहीं हो रहा है, अगर मान लिया जाए, तो फिर रामकृपाल यादव यादव बहुल सीट से लालू यादव की बेटी मीसा यादव को कैसे हरा पाते। इसी से स्पष्ट होता है कि अब यादवों का जो एक जमाने में हुआ करता था कि यादव उनके सर्वमान्य नेता थे, सर्वोच्च नेता थे, वो स्थिति अब नहीं रही है। इसका एक और उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों। जब से मध्य प्रदेश में भाजपा ने मोहन यादव को वहां को मुख्यमंत्री बना दिया है, तब से यादवों में, और यादवों के एक बहुत बड़े हिस्से में, ये समझ में आने लगी है कि मोहन यादव का तो कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड था नहीं। वो एक सामान्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने भाजपा में अपना जीवन गुजारा और अंततः उनको जो है भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया। इसका मतलब है कि भाजपा किसी एक जाति या एक समुदाय की पार्टी नहीं। वहां पे अगर आप काम करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो आपको कभी ना कभी
उच्च पद आपको दिया जाएगा, आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री तो पहले ही बनते रहे हैं, बिहार में ही बनते रहे। तो ये जो भ्रम एक बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी माने यादव होंगे, यादव समुदाय के लोग होंगे, वो या तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीछे खड़े होंगे या बिहार में लालू यादव परिवार के पीछे गोलबंद होकर खड़े रहेंगे। तो ये जो एक भ्रम था, एक जो बहुत दिनों से एक मिथ बनी हुई थी राजनीति में, वो मिथ अब धीरे धीरे टूट रही है। और लालू यादव बहुत ही सियाने राजनीतिज्ञ हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि अब वो लाठीवादी गुंडा वाली राजनीति जो है वो बिहार में भी संभव नहीं है। अब बिहार के लोग भी इस प्रकार के राजनीति को नकार रहे हैं, वो इससे दूर होना चाहते हैं। क्योंकि जो बिहारी बिहार छोड़ के कहीं भी चला जाता है, देश के किसी भी अन्य भाग में जाता है, तो उसको तब समझ में आता है कि ये बिहारियों के नाम पे एक धब्बा है, ये लाठीवादी राजनीति। एक समय था कि लालू जी ने कह दिया सामंतवाद के खिलाफ हमने अपने लोगों को लाठी पकड़ा दी है, ना तो भाई अब सामंतवाद वो रहा। और सामंतवाद की प्रकृति और सामंतवाद का चेहरा भी तो बदल गया है। जो कल के सामंत थे आज वो सामंत नहीं है, और नए नए सामंत जो है, नौ सामंतवाद जो है वो बिहार में उदय हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी एक और चीज होती है दोस्तों बिहार की राजनीति में कि जब भी यादव गोलबंद होने की कोशिश करते हैं तो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग का गैर यादव वोटर है और जो दलित वोटर है वो भी एक तरफ गोलबंद हो जाता है। अर्थात यादव जब पोलराइज होते हैं तो रिवर्स पोलराइजेशन जो है वो गैर यादव और दलित के बीच में होने लगता है। और जिसके कारण जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक भी सीट राजद को नहीं मिल पाई, जबकि राजद आज भी बिहार में एक बहुत मजबूत राजनीतिक शक्ति है। उसके बावजूद अगर उसको लोकसभा का एक भी सीट नहीं मिलता है तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राबड़ी देवी का लोकसभा चुनाव सारण से हार जाना, ये सब मैंने आप सोचिए कि कोई सोच सकता था कि राबड़ी देवी कभी चुनाव भी हार जाएंगी, लेकिन वो हार नहीं। मधेपुरा से भी वो हार रही, मैंने जो आरजेडी के उम्मीदवार वो सब हार रहे हैं। तो ये बहुत कुछ कहता है कि बिहार की राजनीति जो है अब वो पलट रही है। दूसरी तरफ जो पप्पू यादव अभी जाकर के मिले हैं, पप्पू यादव को लालू यादव ने कई अवसरों पे अपमानित किया है। उनको कुछ लोगों का तो कहना है कि उनको थप्पड़ तक मारा है। मेरे पास इसके कोई प्रमाण नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनको थप्पड़ तक लालू यादव ने मारा है और सभा से तो निष्कासित कर ही दिया है। इसके बावजूद अगर आज दोनों मिल रहे हैं तो ये दोनों की मजबूरी है। पप्पू यादव को पता है कि बिना आरजेडी के समर्थन से उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो चुका है और चौपट हो जाएगा। हालांकि खबर ये आ रही है कि आज वो दिल्ली में है और संभवतः वो अपने पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस के साथ में कर देंगे और कांग्रेस साथ में विलय करने के पश्चात वो जो है पूर्णिया सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। स्वाभाविक है कि महागठबंधन का कांग्रेस हिस्सा है और वहां पर जो राजद है वो पप्पू यादव को समर्थन करेगी। तो पप्पू यादव के लिए तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन क्या पप्पू यादव इतने भी बलशाली हैं, इतने भी राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं कि वो पूर्णिया से चुनाव जीत जाएंगे? दोस्तों, पूर्णिया का जो गणित है, जो वोटरों का गणित है, वो थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। वहां पे करीब 40% मुसलमान वोटर है। पूरे पूर्णिया लोकसभा में 40% मुसलमान वोटर है। 1.5 लाख इन वोटरों में से जो बचे हुए 60 और 62% जो वहां पे हिंदू वोटर्स है, उसमें 1.5 लाख यादव है, 1.25 लाख ब्राह्मण है, 1.25 लाख राजपूत हैं और करीब 1 लाख अन्य वर्ग के लोग हैं। और जिस तरह से आज के तारीख में जो बिहार का जो सीमांचल है, वहां की जो स्थिति है, वहां की जो राजनीतिक स्थिति है, जिस प्रकार से वहां पर जो हिंदुओं में एक आक्रोश है, उस आक्रोश को के खिलाफ जो मुस्लिम वर्ग है वो भी किसी न किसी तरह से वो भी कहता है कि भाई हम भी समस्या में हैं, वो भी सही कहता है कि वो भी समस्या में है। अब इस स्थिति में एक क्लियर कट लाइन खींची हुई है कि हिंदू किसको वोट करेगा, मुसलमान किसको वोट करेगा। अब इस स्थिति में 1.5 लाख वोटर, यादव वोटर के बल पे क्या कोई वहां पे चुनाव जीत जाएगा? और इसकी क्या गारंटी है कि जो 1.5 लाख वोटर है पूर्णिया का, वो सबके सब पप्पू यादव को वोट देगा? क्योंकि पूर्णिया में जो पप्पू यादव की छवि है उसके बारे में मैं यहाँ कुछ ना कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा। वो बाहुबली रहे हैं, काफी 17 लोग बोलते 17 साल करीब वो जेल में रहे हैं,
तो इस तरह के व्यक्ति की क्या छवि होगी आम लोगों में। मुंह पर भले ही लोग आपको सलाम करते हैं क्योंकि लाठी से सब कोई डरता है, लेकिन वास्तविकता क्या है आपकी राजनीति का। हालांकि वो बाढ़ वगैरह के समय कोरोना काल में काफी लोगों के बीच में गए, वहां पे काफी सामान वितरित की, लोगों को वित्तीय सहायता की, उनके पास पैसा हो ऐसा कर सकते, लेकिन क्या इतने भर से आप चुनाव जीत जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर इसी के बल पे भाई जो लालू यादव के परिवार के सदस्य हैं, जब वो चुनाव, मीसा यादव चुनाव हार रही, राबड़ी यादव चुनाव हार चुकी हैं, तो पप्पू यादव किस खेत के मूली हैं? अब इसी यादव राजनीति और महागठबंधन की राजनीति का अगला चरण दोस्तों ये है, लालू यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य। पिछले दिनों काफी चर्चा में थी क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, और लालू यादव जो भी आज स्वस्थ आपको दिख रहे हैं वो इसी कारण से स्वस्थ हैं। अब तक दोस्तों मीसा यादव जो हैं, या मीसा भारती आप कहें, शादी बाद उनका नाम मीसा भारती है, वो राजनीति में है, राज्यसभा में है। लालू यादव के दोनों बेटे जो हैं वो राजनीति में एमएलए हैं, एक उप मुख्यमंत्री थे भी हाल तक और दूसरे मंत्री थे। तो ये सबके सब इनके, राबड़ी और लालू की बात तो सबको पता ही है। अब जैसे एक नया परिवार का सदस्य को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है राजनीति में, वो है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने किडनी डोनेट किया था, साथ ही वो सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय रही हैं। मैंने कहा तो ये तक जाता है कि नीतीश कुमार से जो गठबंधन, या नीतीश कुमार जो गठबंधन से बाहर आए, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो रोहिणी आचार्य का के द्वारा किया गया ट्वीट भी था, जहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश बाबू को काफी जलील किया था। और कोई भी अगर बच्चे इस तरह का काम करें तो कोई भी जो पिता तुल्य लोग होता है उनको ये पसंद नहीं आता, लेकिन चलिए राजनीति है। तो अभी से रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़ाने की खबर आ रही है कि लालू यादव अपने इस बेटी को, रोहिणी आचार्य को, सारण लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ाने वाले हैं। हालांकि सारण से पहले जो है राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी थी और वो हार गई थी, और उसके बाद में जो उनके कभी समधी हुआ करते थे चंद्रिका राय, उनको पिछली बार टिकट दिया गया था, वो भी हार गई, वो भी हार गए। और अब जो है रोहिणी आचार्य को वहां से टिकट देने की बात सामने आ रही है, और इनको फ्रेश चेहरा माना जा रहा है कि ये जो अर्बन का लुक है और जो अर्बन सोच है ये उसके प्रतीक हैं। और जो अब तक जो कहते थे कि बिहार में गंवार राजनीति होती है, उसके जगह पे पढ़े लिखे वर्ग के राजनीतिज्ञों का प्रतिनिधित्व रोहिणी आचार्य करेंगी, और ये सारण सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए क्या होता है। एक और खबर ये है, महागठबंधन से बाहर जब निकल के आप एनडीए की तरफ देखते हैं तो दोस्तों पारस बाबू तो पूरी तरह निपट गए। उन्होंने कहा था अगर सम्मान नहीं मिला तो भैया आपको सम्मान नहीं मिला, आपको सम्मान देने की कोशिश की गई, आप सम्मान पचा नहीं पाए। जैसा सूत्रों से खबर है दोस्तों कि एनडीए ने, खास करके भाजपा ने पशुपति पारस को यह ऑफर दिया था कि देखिए आपके एक पुत्र को, जो प्रिंस हैं, समस्तीपुर से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको जो है हम बिहार मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे, उनको मंत्री बना देंगे, और साथ ही आपको चुनाव पश्चात जो है कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, और अब आराम से अपना जीवन यापन कीजिए। अब राजनीति वाला नशा है, ये ऐसा नशा है जो आप कुछ भी कर लो उतरता ही नहीं है। सारी विचारधारा, जितने वादे कस्में वादे जितने भी होते हैं, सबके सब मिनटों में फुर्र हो जाता है। सोचिए कल तक ये एनडीए के साथ थे और एनडीए के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जो ही इनको टिकट नहीं मिला तो सबसे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री का तो इन्होंने को धन्यवाद जरूर दिया, लेकिन उसके साथ ही कि मेरा अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके छोड़ दी। और अब ये जो खबर आ रही है कि आरजेडी खेमे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ही इन्होंने अपना पैर आरजेडी खेमे की तरफ बढ़ाया, इनके पीछे जितने कार्यकर्ता थे और जो इनके और भी बड़े बड़े नेता थे, वो सबके साथ धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे पहले चंदन सिंह ने इनका साथ छोड़ दिया, और आने वाले दिनों में इनके साथ कोई नहीं होगा। और ये मस्खरे की तरह, अगर ये हाजीपुर से खड़े होते हैं तो इनकी स्थिति मस्खरों वाली हो जाएगी। संभवतः इनके घर के लोग, इनके जो घर के सदस्य हैं, वो इनको वोट ना करें। और कल जो है चिराग पासवान ने बहुत सही बात कही कि भाई आप मेरे बुजुर्ग थे, अगर मैंने कोई गलती की तो आपने हमको टोका क्यों नहीं? पिता के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे, तो आपने तो कभी पिता की भूमिका निभाई नहीं।
और अब आप अगर पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप तो नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है? हालांकि जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो भी राजनीति का एक हिस्सा ही है। उनका ये बयान बहुत ही इमोशनल है और खास करके बिहारी लोग बड़े भावुक किस्म के लोग होते हैं, तो इस तरह के बयान का प्रभाव जो बिहारियों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और चिराग पासवान का ये सत्य है कि चिराग पासवान का वहां के बिहारी युवाओं में काफी ज्यादा प्रभाव है। और सबसे मुख्य चीज है कि इनका जो प्रभाव है वो किसी जाति तक सीमित नहीं है, किसी समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। इनका जो प्रभाव है बिहार में, पूरे के पूरे बिहार में जो युवाओं के बीच में है वो बहुत ज्यादा प्रभाव है, न किसी क्षेत्र तक सीमित है। इसके विपरीत जो इनके टक्कर में बिहार की राजनीति में है वो है तेजस्वी यादव। मैंने पिछले अंकों में भी कहा कि उनकी एक लिमिटेशन है। हालांकि तेजस्वी यादव भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो माई समीकरण था उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब माई समीकरण से अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पे तेजस्वी यादव भी अगर माई समीकरण से चिपके रहेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और आपको मैं दोस्तों बता रहा हूं कि लालू यादव का समय और था। आज का बिहार जो है वहां भी ठीक है उनकी संख्या कम है, लेकिन मध्यम वर्ग का उभार वहां भी हो रहा है। वहां भी लोग बिहारी बाहर जा करके या किसी भी तरह से, बड़े जुझारू किस्म के लोग होते हैं बिहारी, वो किसी भी तरह से धीरे धीरे जो है कहीं से भी किसी भी तरह से छोटे मोटे बड़े किसी भी तरह का काम करके वो अपने को अब समृद्ध बना रहे हैं और वो इसके कारण बिहार में एक नया मध्यम वर्ग पैदा हो रहा है। और जहां भी मध्यम वर्ग होगा वो हमेशा ही क्षेत्रवाद, जातिवाद, समुदायवाद की राजनीति को हमेशा ही बड़े हे दृष्टि से देखता है, खास करके परिवारवादी राजनीति को, क्योंकि वो अपने बल पे बना है। तो वो कैसे ये स्वीकार करेगा कि सिर्फ आप किसी अमुक व्यक्ति या अमुक शक्तिशाली व्यक्ति का पुत्र हैं इसलिए मैं आपको अपना नेता मान लूं। इस बात को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि अब लालू यादव का दौर चला गया है, ये तेजस्वी यादव का दौर है। और यहाँ पर आपको जाति और समुदाय की सीमाओं से बाहर आना पड़ेगा अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय जिस प्रकार से हिंदुओं का कंसोलिडेशन हो रहा है, जिस तरह से उनमें एक एका का भाव जाग रहा है जो जाति से परे है। जब हिंदुत्व की आप बात करते हैं दोस्तों, तो हिंदुत्व में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदुत्व सिर्फ हिंदू है, वहां पे जाति नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं या आप वैश्य हैं या शूद्र हैं। इसका कोई संकल्पना हिंदुत्व में है ही नहीं। और इस चीज को तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि अगर अब हम माई की राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद भी हाशिए में आ जाएंगे। और ये पूरे देश में हो रहा है, ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार अनोखा राज्य है, बिहार तक ही सीमित नहीं। और दोस्तों मैं हर बिहारियों से कहना चाहूंगा कि जो लोग इस बात से दुखी होते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति होती है, आप थोड़ा साउथ जाइए, कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु तो वर्स्ट स्थिति है जातिवाद की। वहां पे पूरी की पूरी राजनीति जाति पर ही टिकी हुई है। जहां पर हिंदुत्व का, जो लोग कहते हैं कि वहां पे हिंदुत्व की लहर नहीं है, तो वहां जातिवाद की लहर तो हमेशा से रही है। इसलिए बिहारियों इस बात से आप दुखी ना हो कि बिहार में बहुत जाति की राजनीति होती है। जैसे हर राज्य में होता है वैसे ही बिहार में होता है। बिहार में बकने वाले, चिल्लाने वाले, जाति के नाम पे बखेरा करने वालों की संख्या जरूर अवश्य हो सकती है, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों की राजनीति होती है उसी तरह से बिहार की भी राजनीति होती है। बिहार उससे कोई अलग नहीं है, अनोखा नहीं है और न ही आर्थिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन मानसिक रूप से बिहार आज भी बिहार को लीड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले समय पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या पूर्णिया से लड़ के सुपौल से चुनाव लड़ेंगे। रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ेंगी। जो चिराग पासवान है वो बिहार के उभरते हुए सितारे हैं। राजनीति में अब देखिए उनका कितना उभार हो पाता है। नीतीश बाबू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अगर वो इस बार लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी 2-3-4 पे सिमट गई, जो बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो समझिए विधानसभा के चुनाव के समय में उनको कितने सीट देगी बीजेपी। तो ये सब होगा, जब होगा तो हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।